हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट्स इनविंसिबल। आज हम इस इकोनॉमी के लेक्चर में एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं? सिंपली किसी भी एक देश से जितना भी एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है और फाइनेंशियल कैपिटल का एक्सचेंज होता है मार्केट, उस डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के बीच में, मतलब एक देश और दुनिया के बीच में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है गुड्स का और सर्विसेज का, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? आपका एक्सटर्नल सेक्टर्स में, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो सिंपली इंडियन इकोनॉमी, हाउ इट रिलेट टू द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल मार्केट की बात हो रही है। तो एक्सटर्नल मार्केट और इंडियन मार्केट का क्या रिलेशन है, इस तरीके से। सो फाइनेंशियल कैपिटल, कहीं पैसे लेना कहीं पैसे देना किसी और कंट्री से, या तो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो सकता है। These are the part of external sector of India. Now, within the external sector of India, there is a thing, the concept balance of payment. Balance of payment. अब balance of payment क्या होता है? तो balance of payment सिंपली क्या बता रहा? बैलेंस का मतलब क्या होता है? जैसे आप ATM यूज़ करते होगे तो अपने अकाउंट बैलेंस चेक करते होगे, मीन्स हाउ मेनी अमाउंट इज़ रिमेनिंग। तो बैलेंस हमें क्या बताता है? रिमेनिंग अमाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताएगा? रिमेनिंग पेमेंट, हाउ मच पेमेंट इज रिमेन्ड इन दैट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फाइनेंशियल असेट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इम्पोर्ट की बात करेंगे, एक्सपोर्ट की बात करेंगे और फाइनेंशियल असेट्स की बात करेंगे। किसी भी देश से हमारे देश में सामान आता है, हमारे देश से दूसरे देश में सामान जाता है, तो हाउ इंडियन मार्केट कनेक्ट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी और द वर्ल्ड मार्केट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ अब डेफिनेशन अगर हम देखें, समझना चाहें, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपली होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता? तो आप जैसे ATM से पैसे निकाले और आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करना है कि मतलब किस टाइम पे कितना पैसा आया है, किस टाइम पे किस चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए, तो आप क्या करते हो? स्टेटमेंट चेक करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेखा जोखा है किसी भी देश का और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, उस लेखा जोखा को हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तरीके से जरिए देख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी भी इकोनॉमी के सारे ट्रांजैक्शन जो उसके और उसकी दुनिया भर के मार्केट के साथ में होते हैं, उसको रिकॉर्ड करती है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स, it is a systematically record of all transaction in a double entry book noted as inflows and outflows। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सारे के सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के। डबल एंट्री बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। डबल एंट्री बुक मतलब क्या होता है? डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री मीन्स इनफ्लो के फॉर्म में होगा या फिर आउटफ्लो के फॉर्म, डबल एंट्री। इनफ्लो यानी जब हम इंपोर्ट करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे सामान देश से बाहर जाएगा, पेमेंट कहाँ पे आएगा? पेमेंट हमारे देश में आएगा, दैट इज़ इनफ्लो। एंड आउटफ्लो, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो पैसे हमारे देश से बाहर जाएगा। नाउ विद इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अब कई सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। जैसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमने मंगाया है, कोई सर्विस हमने ली है, या फाइनेंशियल हेल्प ली है, कहीं से हमने लोन लिया है। तो इन सारे ट्रांजैक्शन को हम एक ही अकाउंट में ना रखते हुए अलग अलग अकाउंट में रखेंगे, ताकि हम आसानी से बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट कर सकें, समझ सकें। तो बेसिकली देयर आर टू अकाउंट विद इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देयर इज़ अ करेंट अकाउंट एंड सेकेंड इज़ कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है।
इनके अंदर क्या आएगा इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल जान लें आप, करंट अकाउंट में हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल्स, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड करेंगे। वहीं पर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, जहाँ पर कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट, इट इज़ मोर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट और असेट्स। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो सकता है। दीज आर द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। नाउ अब करंट अकाउंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ें कि करंट अकाउंट होता क्या है। तो करंट अकाउंट में ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो सिंगल टाइम और वन वे ट्रांजैक्शंस होंगे। ऑल द ट्रांजैक्शंस वेयर आर सिंगल टाइम, एक ही बार हो रहा हो, और सिर्फ वन वे ट्रांजैक्शन हो। वन वे ट्रांजैक्शन जैसे वन वे रोड होता है, या तो गया हो या तो आया हो। तो इंपोर्ट हो सकता है और एक्सपोर्ट हो सकता है, और भी कई होते होंगे। डेट कैन बी कंपेरेबल विद द रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स हम कहाँ पर पढ़ेंगे, रेवेन्यू बजट पे। जब हम बजट वाला टॉपिक करेंगे तब वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो सिंगल टाइम और वन वे ट्रांजैक्शन हो। दो सब याद रख लो, सिंगल टाइम, वन वे ट्रांजैक्शन फॉर करंट अकाउंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एक्सपोर्ट। अब करंट अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, सिंगल टाइम और वन वे ट्रांजैक्शन कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट। तो व्हाट इज़ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी ऑल रिसीट्स अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द मर्केंडाइज गुड्स, नॉट सर्विसेज विद द अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं है इस एक्सपोर्ट में, यहाँ पे मर्केंडाइज गुड के बारे में बात हो रही है, गुड्स ओनली। देन कम्स दी इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट क्या है, सिमिलर, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ मर्केंडाइज गुड्स। जितना भी हमने पेमेंट दिया है इम्पोर्ट के लिए, उसको इम्पोर्ट वाले हेडिंग में लाया जाएगा। तो एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज गुड्स का एक्सपोर्ट होना, रिसीट्स अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज गुड्स, देन द इम्पोर्ट, पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट्स ऑफ द मर्केंडाइज गुड्स, देन कम्स द ट्रेड बैलेंस। सो व्हाट इज अ ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस सिंपली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट रिसीट्स एंड द इम्पोर्ट पेमेंट। तो हमने कितना एक्सपोर्ट किया, हमने कितना इम्पोर्ट किया, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, इन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे ट्रेड बैलेंस। क्या बोलेंगे, ट्रेड बैलेंस, सिंपल। देन कम्स इनविजिबल्स। इनविजिबल्स आप समझिए कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कोई भी फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता है, फिजिकल सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं होगा, इनको हम बोलेंगे इनविजिबल्स। इनविजिबल्स जो दिखे ना, तो वैसा ही है। अब क्या चीज़ नहीं दिखती है, जैसे हो गया हमारा सर्विसेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रैवल किया किसी देश में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन किसी का यूज़ किया है, या फिर किसी देश की इंश्योरेंस सर्विस आपने ली है, तो वहाँ पे कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा, हमने सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को रिडीम किया, इसलिए उसको इनविजिबल हेडिंग में लाएंगे विद इन द अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट। सेकेंड इज़ इनकम। इनकम हो सकती है, इनकम ट्रांजैक्शंस मतलब ऐसी सारी इनकम हो सकता है विदेश से इनकम करके हमने देश में भेजा, या रेमिटेंसेस हो गया, डिविडेंड्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र पेमेंट। व्हाट इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट यानी ऐसा पेमेंट जिसके लिए कोई भी चीज़ हमें कोई भी एक्सचेंज वैल्यू ना देनी पड़े। फॉर एग्जांपल गिफ्ट अगर किसी ने आपको दिया, किसी ने आपको ग्रांट्स दिए हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ इनविजिबल्स। तो हमने देखा करंट अकाउंट में सिंगल टाइम वन वे ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट हो गया, फिर हमारा इंपोर्ट हो गया, फिर ट्रेड बैलेंस हमने देखा, दोनों में डिफरेंस क्या होता। फिर हमने देखा इनविजिबल्स में कोई भी फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज, हमने सर्विस ली है किसी देश से, हमने या फिर इनकम लिया है, या फिर हमने ट्रांसफ़र पेमेंट लिया है।
ट्रांसफ़र पेमेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या कहलाता है? जिसके लिए हमें कोई भी एक्सचेंज वैल्यू ना देनी पड़े, फ्री में मिलती है। ट्रांसफ़र पेमेंट यानी रेवड़ी। तो गिफ्ट मिल गया, ग्रांट्स मिल गई, तो हमें ये वापस नहीं लौटाना है, डेट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट। सेकेंड अकाउंट इज़ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जिससे फिज़िकल या फिर फाइनेंशियल असेट्स में चेंज होता है। कैपिटल अकाउंट में फिर से क्या? कैपिटल, जहाँ पे कैपिटल के बारे में ट्रांजैक्शन होंगे, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी असेट्स में चेंज होगा। अब असेट्स कितना हो सकता है? फिजिकल असेट्स हो सकता है और फाइनेंशियल असेट्स हो सकता है। फिजिकल असेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, फाइनेंशियल असेट्स में आपके लोन्स हो गए, और फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट्स हो गई, शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गया, ये सारे के सारे। कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होंगे? फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू होंगे। इट इज़ रिलेटेड टू द ओनरशिप। तो कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल के बारे में बात करेंगे, असेट्स के बारे में बात करेंगे और ओनरशिप के बारे में बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा? करंट अकाउंट में हम क्या देख रहे थे? आप थोड़ा सोचो। करंट अकाउंट में हम देख रहे थे सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन हो और वन वे ट्रांजैक्शन होना चाहिए। हमने सामान खरीदा, हमने सामान बेच दिया, तो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, सर्विसेज ले ली, इनकम बेच दिया, गिफ्ट बेच दी, ये सारे का सारा करंट अकाउंट में आएगा। सिंगल टाइम वन वे ट्रांजैक्शन। बट कैपिटल अकाउंट में अब आप बोलो सर FDI अगर आया है तो ये वन वे नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। किसी इंडिविजुअल ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया है, तो हमारे देश में पैसा आया, फिर बाद में मान लीजिए 2 साल बाद इसने ये पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ये पैसा आया था, फिर ये पैसा वापस चला गया, तो क्या हो गया? टू वे ट्रांजैक्शन, वन वे ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पर टू वे ट्रांजैक्शन है मनी का। करंट अकाउंट में क्या? हमने सामान बेचा, तो सामान के रिटर्न में हमको क्या मिलता है? पैसा। तो डेट इज़ वन वे ट्रांजैक्शन। तो कैपिटल अकाउंट में याद रखना है हमें, कैपिटल के बारे में ट्रांजैक्शंस होंगे जैसे असेट्स के रिलेटेड होगा। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज़ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो फॉरेन यानी विदेशी, डायरेक्ट यानी जो डायरेक्ट हो, इन्वेस्टमेंट यानी आपका निवेश। जो विदेशी कंपनी या फिर कोई भी एंटिटी डायरेक्ट हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी, हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी थ्रू मोड अदर देन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू ओनरशिप राइट्स एंड मैनेजमेंट। जैसे अगर आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ओनरशिप राइट्स में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मैनेजमेंट करने का मौका भी मिलेगा, बोर्ड मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरीके से वो डायरेक्ट रूट से आएगा, क्योंकि उसने स्टॉक एक्सचेंज में नहीं गया। स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाना तो आपका FDI माना जाएगा। एक एक्सेप्शन यहाँ पर है जो कि UPSC ने 2022 में, तो UPSC ने 2022 या फिर 23 में इस क्वेश्चन को पूछा था कि देयर इज़ अ नो वे फॉर FDI टू इन्वेस्ट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। मतलब FDI स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कभी भी नहीं आ सकता, किसी भी केस में नहीं आ सकता। तो ये गलत था। जब 10% से ज़्यादा FDI या फिर स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसको हम FDI के कैटेगरी में मानते हैं। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के तरीके दो हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है गवर्नमेंट का रूट। ऑटोमेटिक रूट वह रूट है जहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन पहले से लेनी नहीं पड़े आपको, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप परमिशन ले सकते हो। वेयर एज गवर्नमेंट रूट में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, डेट इज़ गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट
प्रायर परमिशन नहीं लेनी है, गवर्नमेंट रूट प्रायर परमिशन लेनी है, परमिशन दोनों में लेनी है, परमिशन दोनों में चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक रूट में पहले नहीं लेनी, इन्वेस्टमेंट करने से बाद भी ले जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट रूट में आपको पहले से लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? कुछ स्ट्रेटजिक फील्ड्स हैं, जैसे मिलिट्री है ना, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए है। वेपन्स हैं और भी ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो गवर्नमेंट बताती है गवर्नमेंट रूट से आना है कि ऑटोमेटिक रूट से आते हैं। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सिंपली इन्वेस्टमेंट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आएगी उसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है? तो या तो आप कंपनी के शेयर खरीदिए या डिवेंचर्स, तो दो तरीके हो गए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के टाइप क्या होते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आपको कीवर्ड याद रखना है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो हम क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर शेयर खरीदे जाएंगे, डिवेंचर्स खरीदे जाएंगे। यहाँ पर टाइप क्या है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के टाइप्स? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर डिपॉजिटरी रिसीट्स हो सकती हैं, या फिर ऑफशोर फंड हो सकते हैं। क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डिपॉजिटरी रिसीट्स, ऑफशोर फंड। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी कोई बाहर की कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में इन्वेस्ट करे, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे। डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं? कोई रिसीट्स कूपन डिस्ट्रीब्यूट करे, उसके थ्रू आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेगी। एंड थर्ड थिंग इज ऑफशोर फंड। तो ऑफशोर फंड क्या होती है? कोई भी फंड, जैसे एक वेंचर फंड टाइप का बन गया, सभी ने क्राउड फंड करके इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना। देन कम्स द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन से होंगे? ऐसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो फॉरेनर्स हो। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस यानी कोई इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और कोई कंपनी भी हो सकती है। एंड थर्ड इज सब अकाउंट भी हो सकते हैं, एक्सेट्रास। दीज आर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ पे कुछ सिंपली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटर रिसीट्स, ऑफशोर फंड्स आर द टाइप ऑफ, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह वगैरह। तो आपको बताना पड़ेगा दीज आर द टाइप ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। नाउ थर्ड थिंग, विद इन द कैपिटल अकाउंट हम पढ़ क्या रहे हैं? हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट पढ़ा, करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो पढ़ ली हैं, सिंगल टाइम, वन वे ट्रांजेक्शन। देन कम्स द सेकंड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किससे रिलेटेड होगा? हमारा कैपिटल से रिलेटेड होगा, असेट्स से रिलेटेड होगा, जहाँ पर फाइनेंशियल और फिजिकल असेट्स में चेंजेस होंगे, उसे हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आ सकता है कैपिटल ट्रांजैक्शंस, या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के थ्रू आ सकता है, या फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के थ्रू आ सकता है। अभी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होती है? तो एक्सटर्नल यानी जो बाहर से, कॉमर्शियल यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ने ली है, कॉरपोरेशंस ली हैं, बोरोइंग यानी उधार लिया है। दीज आर द लोन्स सिंपली। तो ऐसे लोन जो किसी प्राइवेट कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने बाहर की किसी भी कंपनी से लिया है या फिर बैंक से लिया, इसे हम क्या बोलेंगे? आपका ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मतलब किसी भी इंडियन कंपनी ने, कॉरपोरेशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने विदेशी कंपनी से, विदेशी बैंक से लोन लिया है, उसे हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। सो दीज आर द अवेल्ड बाय इंडियन एंटिटी फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट लेंडर्स। कीवर्ड क्या है यहाँ पे? नॉन रेसिडेंट लेंडर। यूपीएससी कीवर्ड से खेलेगा। इट इज़ यहाँ पे नॉन रेसिडेंट की जगह क्या कर सकता है? नॉन सिटीजन कह सकता है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स आल्सो फ्रॉम मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आसियान डेवलपमेंट। यहाँ सर
इंटरनेशनल बैंक से भी लोन लिए जा सकते हैं। इन्हें भी हम कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की कैटेगरी में पुटअप करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देन कम्स दी अदर आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में और कौन सी चीज़ें आएंगी? एक्सटर्नल असिस्टेंस, कोई अगर डिज़ास्टर होता है, एपिडेमिक होता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर का देश हमारे देश को हेल्प करे, एक्सटर्नल असिस्टेंस हो सकता है। एड यहाँ पर भी हेल्प करने के लिए, या फिर लोन एज अ ट्रेड, दैट इज़ द अदर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तक हमने देखा एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, जिसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लविंग एंड कीप लिविंग। एक कोटेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नेपोलियन हिल का, दैट इज़ यू कैन सक्सीड बेस्ट एंड क्विकेस्ट बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड। यू कैन सक्सीड बेस्ट एंड क्विकेस्ट बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड। तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए उनको सक्सेस होने में, उनको सक्सीड होने में, ताकि जिससे हम भी, तो ना कि सिर्फ हम उनकी हेल्प करेंगे, यहाँ पर हम अपनी हेल्प भी करेंगे। डू सब्सक्राइब if you like these videos, if you think these videos are helpful for your preparation. This is our YouTube channels, Invincible, the Aspirants Invincible, and this is Telegram channel. Please do join. यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट और अपडेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप इन बाकी लेक्चर वीडियोस को भी यहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप कर लीजिए। इनका नोट्स भी आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर से नोट्स बना लें। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से। यहाँ से जो भी आपने सीखा है उसको ज़रूर आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं इन वीडियोज़ को फास्ट ट्रैक मोड में वॉच करके। हमने देखा एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। विद इन द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया we understand the balance of payment. What is the balance of payment? Balance of payment simply a financial statement or a record of all the transactions of an economy with the other economy of the world. So financial statement है, simple balance of payment कुछ भी नहीं है। कितना एक स्पेसिफिक टाइम में किसी देश ने किसी दूसरे कंट्री के साथ में आदान प्रदान किया, लेना देना किया, व्यापार किया, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बताएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होंगे, करंट अकाउंट में हम सिंगल टाइम और वन वे ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे, सिंगल टाइम वन वे ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे करंट अकाउंट में। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द मर्केंटाइज गुड्स। दैन ट्रेड बैलेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। दैन इनविजिबल्स यानी सर्विसेज जिनको हम फिजिकल एक्सचेंज नहीं होना है और हम इनविजिबल्स में लाएंगे, जैसे सर्विस हो गया, इनकम हो गई और ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया। देन कम्स द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट विद इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, जहाँ पर हम फाइनेंशियल या फिर फिजिकल असेट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से होता है, अदर देन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की एक एक्सेप्शन कंडीशन क्या है, 10% से ज़्यादा अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट होता है वन टाइम, उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मेजरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है, अदर देन स्टॉक एक्सचेंज होगा। तो अब स्टॉक एक्सचेंज के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट जहाँ पे अप्रूवल नहीं चाहिए प्रायर, और गवर्नमेंट अप्रूवल जहाँ पे प्रायर अप्रूवल चाहिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हमने देखे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आएंगे, शेयर मार्केट के थ्रू आएंगे, इसे हम बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बाद में हमने देखा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मतलब क्या है, सिंपली लोन है जो किसी भी भारतीय कंपनी ने विदेशी कंपनी से, विदेशी बैंक से लिया है, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अदर चीज़ें, अदर थिंग्स हो सकते हैं, अदर आइटम क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस हो सकता है, एड हो सकता है, ऑल दिस थिंग्स। Thanks for watching. Do join our YouTube channel, do subscribe and join our Telegram